नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता कार्यकर्ता, सब समर्थक, सब कोई कहा करते थे, हर जगह नारा लगता था, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन अब वो नारेबाजी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बंद कर दिया। तब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बहुमत पाने से वंचित रह गई, तब से यह नारेबाजी बंद है कि मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि विपक्ष इस पर ताना मारता है कि मोदी है तो मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों केरल और तमिलनाडु में लगातार अभियान चला रही है भारतीय जनता पार्टी, लगातार अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और तमिलनाडु की यात्रा पर थे। उससे पहले हफ्ते में आप देखेंगे, पिछले हफ्ते में नितिन नवीन का दौरा हो चुका है, अमित शाह का दौरा हो चुका है। अब उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के जो प्रभारी हैं, मंत्री हैं, पीयूष गोयल, हर हफ्ते तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं। आप अनुमान लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु और केरल, जिसके बारे में बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि यह दक्षिण भारत नहीं उत्तर भारतीयों की पार्टी है, काउ बेल्ट की पार्टी है, हिंदी भाषियों की पार्टी है, वह भारतीय जनता पार्टी क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पत्थर पर दूबी जमाने का प्रयास कर रही है, पत्थर पर दूबी उगाने का प्रयास कर रही है। पत्थर पर दूबी मतलब समझते हैं ना, पत्थर पर घास उगाना, मतलब बंजर भूमि। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बंजर भूमि कहलाती थी तमिलनाडु और केरल, वहां जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठे हुए केरल में वाम मोर्चा और तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की जो सरकार है, उस सरकार को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन घेरने का लगातार प्रयास कर रहा है, अपने कुनबे को लगातार मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, उसका परिणाम अब स्पष्ट दिखता जा रहा है। एक तरफ जहां केरल में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान वहां ईसाई समाज के एक बड़ा चेहरा, ठीक है, ईसाई समाज का साबू एम जैकब, जिनकी अपनी पार्टी है 2020 पार्टी, ठीक है, ने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया, प्रधानमंत्री के साथ सभा में शामिल हुए। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के नेतृत्व में लगातार सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास लगातार बीजेपी का चल रहा है केरल में। न केवल हिंदू समुदाय को बल्कि ईसाई समाज को भी केरल की स्थानीय राजनीति में, चूंकि मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक बड़ा फैक्टर है, पीएफआई का जन्म स्थान है, पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई का बढ़ता हुआ वर्चस्व है। सर्वाधिक संख्या में आईएसआईएस में शामिल होने के लिए केरल के युवा ही गए थे। यह लव जिहाद का नाम, जो शब्द, जो टर्मिनोलॉजी जो अस्तित्व में आया, वो केरल से ही निकल कर आया। उस केरल में भारतीय जनता पार्टी लगातार ईसाई समुदाय को भी अपने साथ लाने का लगातार प्रयास कर रही है। वैसे ही तमिलनाडु में कहा जाता है वैसे भी कि तमिलनाडु की राजनीति में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए बहुत कुछ नहीं है। कांग्रेस वहां डीएमके की पिछलग्गू बनकर ही कुछ सीटें पाती रही है। भारतीय जनता पार्टी भी कभी एआईएडीएमके और कभी द्रमुक के दिए हुए भीख के बलबूते पर ही एकाध सीटें निकालती रही है। लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी ने बिना डीएमके, बिना एआईएडीएमके के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और लगभग 12.5% वोट पाया बीजेपी ने, 9 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी का मनोबल तमिलनाडु की राजनीति में लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पास तमिलनाडु में जो करिश्माई नेता के अन्नामलाई कुप्पुस्वामी, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कर्नाटक कैडर का 2011 बैच का आईपीएस अधिकारी, जो कि अपनी कर्मठता, अपनी ईमानदारी, अपनी बहादुरी के कारण न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे दक्षिण भारत के युवाओं का चहेता बनकर उभरा है। उसी के अन्नामलाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में दिन प्रतिदिन खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।
केवल बीजेपी को नहीं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि तमिलनाडु की राजनीति हो चाहे केरल की राजनीति हो, अकेले अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी वहां चाहे वाम मोर्चा हो, यूडीएफ एलडीएफ हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला यूडीएफ हो केरल में और तमिलनाडु में डीएमके हो या एआईएडीएमके हो, कोई भी पार्टी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी दक्षिण भारत में केवल कर्नाटका को छोड़कर प्राय अन्य राज्यों में कमजोर रही है। हाँ, इधर के दिनों में तेलंगाना एक ऐसा राज्य बनकर उभरा है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर से 2 नंबर की पार्टी बनने में सफल होती हुई दिख रही है। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत मतलब केवल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। लेकिन एक बात तो है कि तमिलनाडु हो चाहे केरल हो, भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकिन आरएसएस का संगठन बहुत मजबूत रहा है। ऐतिहासिक रूप से बता रहा हूं, आरएसएस का संगठन बहुत मजबूत रहा है। लेकिन चूंकि सामाजिक समीकरण इस प्रकार का है जिसका लाभ उठाने में भारतीय जनता पार्टी पहले सफल नहीं हो पाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग रणनीति के आधार पर, रणनीति के साथ अलग अलग छोटे छोटे सामाजिक समीकरण को, जैसे कहा जाता है ना कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये जो कहावत है वैसे ही कहावत को भारतीय जनता पार्टी चरितार्थ करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। अगर स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहें तो चरैवेति, चरैवेति मतलब प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो, लगे रहो, लगे रहो, एक समय तो आएगा तुम्हारा। इसी रणनीति में भरोसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। जैसा केरल में मैंने बताया कि केरल में ईसाइयों के बड़े नेता, बड़े चेहरे, नेता अभी मत कहिए क्योंकि वो एक बड़े व्यापारी है, तो उनको लेकर बीजेपी एनडीए आई है अपने साथ। पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था, 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी उनकी पार्टी 2020 पार्टी, लेकिन 6 विधानसभा सीटों पर मित्रों 8 में से तीसरे नंबर पर उनके उम्मीदवार आए थे। और इन 7 विधानसभा सीट ऐसी थी जहां पर कि बीजेपी के उम्मीदवार से अधिक वोट लेकर आए थे ये T20 पार्टी वाले। विशेषकर जो मध्य केरल का इलाका है जहां ईसाई आबादी बहुत बड़ी है, वहां केरल में इनके साथ तालमेल से बीजेपी का लाभ होने वाला है। इजावा समुदाय की पार्टी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुकी है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी सामाजिक आधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास कर रही है। वैसे ही तमिलनाडु में भी जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भी और एआईएडीएमके को भी, दोनों को लगा कि अकेले बीजेपी के बगैर, एआईएडीएमके को लगा, पलानीसामी को लगा कि बीजेपी के बगैर 2026 के विधानसभा चुनाव में भी द्रमुक को सत्ता से हटा पाना, एमके स्टालिन की सरकार को उखाड़ कर फेंक पाना बस की बात नहीं है। वही बीजेपी को भी इस बात का एहसास हुआ कि अभी वो समय नहीं आया है जब बीजेपी अपने बलबूते पर तमिलनाडु में सरकार बना सकती है। तो कहावत है कि 2 जरूरतमंदों का मिलन हुआ तमिलनाडु में, फिर से पलानीसामी और भारतीय जनता पार्टी साथ आए। साथ ही पीएमके को भी साथ लाने में बीजेपी कामयाब रही। वैसे पट्टाली मक्कल काची को रिजर्वेशन रहा पलानीसामी के साथ। इतना ही नहीं, पीएमके तो आई ही, साथ साथ एएमएमके जो दिनाकरन है, जो शशिकला, जो कि जयललिता की बहुत ही नजदीकी सहयोगी रही शशिकला, उनके भतीजा हैं दिनाकरन, जिनका कि संबंध पलानीसामी से बहुत ही खराब रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पलानीसामी के साथ साथ दिनाकरन को भी एनडीए में लाने में सफल हुई। और ये दोनों प्रधानमंत्री के साथ जो सभा जो प्रधानमंत्री की हुई, उस सभा में मौजूद थे पलानीसामी के साथ साथ दिनाकरन भी। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है तमिलनाडु में। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की लड़ाई में तमिलनाडु की राजनीति को बदल पाने में सक्षम होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एमके स्टालिन को हराने के लिए क्या टी विजय की पार्टी को एनडीए में लाने में सफल हो पाएगी? अगर ऐसा संभव हुआ
टी विजय की पार्टी अगर साथ में आ गई तो आप गारंटेड मान के चलिए। अन्नामलाई ने इसके लिए विजय से अपील भी किया है कि पहली प्राथमिकता होनी चाहिए तमिलनाडु को, कि तमिलनाडु को एमके स्टालिन से मुक्त कराया जाए। तो क्या थलापति विजय की पार्टी भी एनडीए में आने में सफल होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाता है असंभव राज्य, तो क्या भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में पत्थर पर दूबी उगा पाएगी, जमा पाएगी? इन सब सवालों का जवाब तो मिलेगा आने वाले 2 महीनों के बाद, जब चुनाव के परिणाम निकल कर आएंगे। लेकिन रंग तो बदलता हुआ दिख रहा है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद एक बात तय है कि कमल की ताकत में बढ़ोतरी तो होगी ही होगी, लेकिन क्या वो बढ़ोतरी इतनी होगी जिससे कि वहां पर सरकार बन सके बीजेपी की या भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की? बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, फिर मुलाकात होगी अगले अंक में किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।